जल्द स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए मैं जल्दी बताती जाती हूँ किस तरह सॉल्व करेंगे। जो डिफिकल्ट है, जो इजी है, आप आंसर चैट में लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 9 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, 9 ग्राम ऑफ वाटर है। इस टाइप के ना 2-3 दफा क्वेश्चंस आए हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है लेकिन मास गिवन है। तो इन सब इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के बजाय मोल्स अगर आप कैलकुलेट कर दो, क्योंकि मोल्स से सिर्फ एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। हमारे पास ये फॉर्मूला है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। तो वाटर के हम सिर्फ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मास गिवन है 9 डिवाइडेड बाय 18 मोलर मास है, तो 0.5 मोल्स आते हैं। अब जिसके 0.5 मोल्स आएंगे वही उसी के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आएंगे। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 0.5 आएगा क्या? 2 हाइड्रोजन है मास, और हाइड्रोजन गैस का भी 2 होता है, यहाँ तो 1 आएगा। नाइट्रोजन गैस देख लेते हैं, 14 ग्राम है नाइट्रोजन गैस का, 14, और नाइट्रोजन गैस का मास होता है 28 ग्राम, तो यहाँ आएगा 0.5 मोल्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहाँ 32/32 होगा, ये भी 1 आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी 44 होता है, तो 44/44 यहाँ भी 1 मोल आएगा। इस केस में 0.5 मोल आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 2, इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन आइडियल गैस इज ट्वाइस। अच्छा, ये कल भी बताया था मैंने, कल भी करवाया था। आप इसका आंसर बताओ क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मास से डबल है, यानी 88 ग्राम होगा, तो इसमें कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा एट एसटीपी। बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ट्वाइस लिखा हुआ है ना, तो 22.414 मल्टीप्लाई बाय 2.414 मल्टीप्लाई बाय 2, बस ये करेंगे हम। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.8। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, सही है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलर मास ऑफ अ गैस हैविंग अ मास ऑफ 0.36 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब। मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास फाइंड कर सकते हैं हम सिर्फ एक ही फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास गिवन है, मोलर मास फाइंड करना है आपको। इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं मोलर मास। मोल्स हमें गिवन है यहाँ पर, मोल्स नहीं, मास गिवन है 0.36 ग्राम, मोल्स नहीं गिवन, तो मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं इससे। 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब यानी 0.25 डेसीमीटर क्यूब, तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब में होता है प्रेजेंट 1 मोल। तो 0.25 डेसीमीटर क्यूब में कितना प्रेजेंट होगा? 0.25 को डिवाइड करना है बस 22.414 से। 50 डिवाइडेड बाय 1000.25, अब इसे डिवाइड करना है 22.414 से, तो ये आ गया 0.0111 मोल्स। 0.0111 मोल्स। इस तरह का हमने कल भी एक किया था। मोल्स हमें पता चल गए, मास पता है, मोलर मास अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास हो जाएगा मास अपॉन मोल्स। मास है 0.36 और मोल्स है 0.01115 दिया है, तो 0.36 डिवाइडेड बाय, आंसर आता है 32.4, तो 32 ग्राम इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 4,
Transition of an electron from N4 to N2 level results in N. अब ये देखना होगा ये कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन से करता है। N4 से N2 में जा रहा है, सेकेंड सीरीज है और वो है बेलमर सीरीज। बेलमर सीरीज विजिबल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है, विजिबल रीजन में लाई करती है बेलमर सीरीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट, visible spectrum. Number 5, which of the following is the angular momentum of an electron revolving in the second orbit? Angular momentum की हमारे पास वो है एटॉमिक थ्योरी से इक्वेशन आती है mvr is equal to nh upon 2 pi। तो अगर सेकेंड है, सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये जाएगा 2h upon 2 pi, तो कैंसिल हो जाएगा 2 और 2, सिर्फ बचेगा h upon pi। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा h अपॉन पाई। ठीक है, सेकेंड उस ऑर्बिट के लिए h अपॉन पाई बचता है। Which of the following molecule has a resonance structure? रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें बॉन्ड्स फिक्स ना हो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है SO3 का। SO3 का स्ट्रक्चर ना ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड ना समटाइम्स 2 ऑक्सीजन के साथ फॉर्म होता है। ये है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है इसका, और डबल बॉन्ड चेंज भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है। तो SO3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड फिक्स ना हो, ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो यहाँ से चला गया, एक सिंगल बॉन्ड हो गया, ये 2 डबल बॉन्ड हो गया। इस तरह बहुत डिफरेंट 7 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं SO3 के। तो SO3 इसका करेक्ट आंसर होगा। Number 7, which of the following represent the geometry of water molecule based on valence shell electron pair repulsion theory? तो इसकी बेंड या एंगुलर होती है ज्योमेट्री वाटर मॉलिक्यूल। तो एंगुलर यहाँ लिखा हुआ है ए इज द करेक्ट आंसर। Number 8, what is the total number of electrons in the covalent bonds surrounding the sulfur atom? इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है सल्फर एटम्स के इर्द गिर्द। तो सल्फर एटम्स के इर्द गिर्द 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स बने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पेयर की बात नहीं होती, पेयर्स की बात होती तो 6 आंसर होता, लेकिन अभी है 12, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12 बनते हैं। ये वाले तो सल्फर के नहीं है, ये 2 बॉन्ड्स जो हैं तो सल्फर के इर्द गिर्द बताने से। 9 हमारे सिलेबस में नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। 11 बता सकते हो, वैसे 11 भी गैसेस से रिलेटेड है, लेकिन इसका आंसर डिफ्यूजन होगा। स्मेल जो हम एक कॉर्नर से रूम के दूसरे कॉर्नर तक सूंघ सकते हैं वो डिफ्यूजन की वजह से होती है। Number 12, which of the following is the strongest intermolecular forces found among the liquid? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, और ये लिक्विड में पाई जाती है। Number 13, which of the following statement is correct about 2 substances which are allotropes of carbon? एलोट्रॉप्स का क्या होता है, होता सिर्फ कार्बन है, लेकिन इसमें फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, अमॉर्फस स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो 2 फॉर्म है, 2 सब्सटेंसेस विच आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब सब्सटेंसेस डिफरेंट है, ग्रेफाइट और डायमंड जैसे, तो इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी सब में केमिकल रिएक्शंस बताए हुए हैं। आयरन ऑक्साइड से आयरन में जब कन्वर्ट होता है तो ये रिडक्शन होती है, लेकिन दोनों इसको रिड्यूस नहीं कर सकते आयरन। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन, दे प्रोड्यूस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ इक्वल मास, ये भी सब केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये वाला करेक्ट है। Number 14, which of the following phenomena shows the existence of 2 different substances in the same crystalline form?
डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम है, सेम वाला वर्ड है आइसोमॉर्फिज्म। ये आइसोमॉर्फिज्म फिनोमेना है। आपको भी ना मैं इसकी ना रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी क्योंकि नेट का बहुत इशू आ रहा है और कुछ पता नहीं कब तक नेट चले या लाइट कब तक रहे, बारिश हो रही बाहर इस वजह से। अच्छा, व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन AD आर सॉलिड्स। प्रोडक्ट्स ऊपर आते हैं, रिएक्टेंट्स नीचे आते हैं, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर है, बाकी सब में नहीं है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में हम क्योंकि कंसंट्रेशन लेते हैं तो कंसंट्रेशन ली जा सकती है सॉलिड्स की और लिक्विड्स की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम सॉलिड्स को भी मेंशन करते हैं, तो आंसर इसका होगा ए, बी नहीं, ए इसका आंसर होगा। नंबर 16, x2/2 की डायरेक्शन में किस तरह शिफ्ट होगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करे। इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर, ये आंसर होगा। Which of the following will be pH of sodium carbonate solution? सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है जो बना होगा स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा और कार्बोनेट वीक एसिड से आया होगा, कार्बोनिक एसिड से। तो इसका सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन होगा, pH will be greater than 7, ये आंसर होगा इसका D। अमोनिया को आइडेंटिफाई करना है, ये क्या है। अमोनिया है NH3 यहाँ पर। तो अमोनिया फॉर्म हुआ है आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन। NH2 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, यानी NH2 बेस था तो NH3 फॉर्म हुआ। तो ये NH3 यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड है। और अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखें कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करने के लिए ना, रिवर्स रिएक्शन देखते हैं, तो रिवर्स रिएक्शन में हुआ क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ गया होगा OH के पास, तो ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो प्रोटॉन डोनर एसिड्स होते हैं, तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। रिवर्स रिएक्शन का एसिड कॉन्जुगेट एसिड होता है। Number 19, at 25 degrees centigrade, the ionization constant of water is this. At 65, the value changes Kw. This shows that the dissociation of water into ions is, अच्छा वैल्यू -14 है यहाँ, 1 एक्सपोनेंट -14 और यहाँ इंक्रीज हो गई 2.29 एक्सपोनेंट -14 हो गई। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 25 से 65 तो Kw भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है Kw तब बढ़ेगा जब प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है एंडोथर्मिक प्रोसेस के केस में। तो रिएक्शन ये एंडोथर्मिक है, इरिवर्सिबल तो नहीं होगा, वरना ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की Kw की वैल्यू होती नहीं है, रिवर्सिबल है। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करता है, तो Kw की वैल्यू को कम हो जाना चाहिए था। Kw की वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा। टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव सिर्फ एंडोथर्मिक प्रोसेस में करता है, तो एंडोथर्मिक इसका आंसर होगा। Which of the following substance can neutralize a bee sting? Bee sting एसिडिक होती है, तो बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा बेसिक सब्सटेंस है, बाकी सब ये तो एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, ये है बेसिक। बेसिक से हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। 21, 22 हमारे सिलेबस में नहीं है, 23 ऑल्सो, 24 ऑल्सो एंड 25 ऑल्सो। 26 पे आ जाते हैं। 26 में पूछा है डेल्टा H फॉर द गिवन रिएक्शन विल बी, थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। रिएक्शन गिवन ये है बट हमें चाहिए ये। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो ये इक्वेशन गिवन है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 और NH3, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल,
रिजल्टेंट इक्वेशन जो आएगी वो बनेगी N2 + 3H2 फॉर्म्स 2NH3। तो हमारी यही वाली इक्वेशन है जिसे हमें फाइंड करना है। तो डेल्टा H को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया ना मैंने यहाँ सबको 2 से, तो माइनस 46.0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आंसर आएगा 92 किलो जूल्स पर मोल और माइनस में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 करने से मेरे पास यही इक्वेशन आ गई जिसका हमें फाइंड करना था। नंबर 27, द एंथैल्पी चेंजेस इन द गिवन रिएक्शन इज कॉल्ड। रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये दो रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट बन रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट का बन रहा है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में अपनी ओरिजिनल स्टेट में जो ये सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उससे फॉर्म होता है, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। मैग्नीशियम सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन गैसेस में एग्जिस्ट करता है, उससे सॉलिड आयनिक सब्सटेंस बन रहा है, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। Number 28, the enthalpy change is a heat change that take place at enthalpy change delta H is equals to QD at constant pressure, और डेल्टा E बराबर होता है QB के at constant volume। तो constant pressure होगा इसका आंसर। Number 29, which of the following reaction is an example of redox reaction? ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होती हैं, तो ये हमें देखना है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4 है, यहाँ +6 है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +1 है, यहाँ भी +1 है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन की यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हो रही है वो ऑप्शन बी में हो रही है चेंज, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय सिंपल सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गैल्वानिक सेल में बनता है, प्रोड्यूस होती है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस ऑफ एटम। नेगेटिव आयन तो नहीं बनते, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वो भी नहीं होते, अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव आयन वो भी नहीं होती, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन एनी गैल्वानिक सेल। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है 30 वाला। ठीक है, तो ये था हमारा 2012 का पेपर।